Sama 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 ore samle tori bayo. Hey ore hey no, hey ore hey no, hey ore hey no, hey ore hey no. Sama 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 ore samle tori bayo. Sama 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 ore samle tori bayo. Hey ore hey no, hey ore hey no, hey ore hey no, hey ore hey no. Bela gelo funda hodo kalo merge tokon khaido. अपूर्व कृष्ण बीए पास करके कलकत्ता से घर लौट रहे थे। छोटी सी नदी थी, वर्षा के बाद प्राय सूख जाती। इस समय श्रावण के अंत में बाढ़ से उमड़कर एकाएक गांव की सीमा को चूमती हुई बह रही थी। कई दिनों की मूसलाधार वर्षा के बाद आज मेघ मुक्त आकाश में धूप निकली थी। अगर हम नौका में बैठे हुए अपूर्व कृष्ण के अंदर की झांकी को देख पाते तो देखते कि इस नवयोग की नामक मानस नदी भी वर्षा के कारण भरकर प्रकाश से झिलमिला रही है और वायु से छलछला रही है। अपूर्व कृष्ण के घर की पक्की छत वृक्षों के बीच से दिखाई दे रही थी। अपूर्व के आने का समाचार घर का कोई व्यक्ति नहीं जानता था, अतः घाट पर कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं ये हमारे नए पड़ोसी की लड़की मृणमयी है। दूर बड़ी नदी के किनारे इन लोगों का घर था। वहां नदी के कटाव के कारण अपना गांव छोड़कर 2-3 वर्षों से हमारे गांव में आकर बस गए हैं। इस लड़की की कुख्याति की बहुत सी बातें सुनाई पड़ती हैं। मैं यहाँ हूँ। गांव के सभी पुरुष स्नेहवश इस लड़की को पगली कहते हैं। हाँ, और गांव की स्त्रियां इसके उच्च निर्मल स्वभाव से सर्वदा भीत, चिंतित और शंकित रहती है। इसका सारा खेल दिन भर लड़कों के साथ ही चलता रहता है। हाँ, समवयस्का लड़कियों के प्रति अनादर भाव की सीमा नहीं है। शिशु राज्य में लड़की दस्युओं के छोटे मोटे उपद्रव के समान थी। पिता की लाडली लड़की है ना, इसलिए इसका इतना दुर्दांत प्रताप है। इस विषय में मृणमयी की माँ उसके पिता से उसकी शिकायत करते हुए कभी न चुकती थी। लेकिन पिता उससे प्यार करते। पिता के रहते अगर मृणमयी की आंखों में आंसू आते तो उनके हृदय को बड़ा करते। इसलिए पिता के रहते उसकी माँ उसे कुछ नहीं कह पाती। चल। देखने में मृणमयी सांवली थी। छोटे घुंघराले बाल पीठ पर लटकते रहते थे और चेहरे का भाव बिल्कुल बालकों के समान। बड़ी काली आंखों में न लज्जा थी न भय। हरकतों में किसी तरह की लाज शर्म। कद ऊंचा, हृष्ट पुष्ट, स्वस्थ सबल। किंतु उसकी उम्र ज्यादा है या कम, यह प्रश्न किसी के मन में नहीं उठता था। यदि उठता तो अब तक इसके अविवाहित रहने के कारण लोग इसके माता पिता की बुराई करते। हाँ, मैंने छुट्टियों में घर आते समय इस बंधनहीन बालिका को कई बार देखा है और फुर्सत में या समय ना रहते हुए भी इसके विषय में सोचा भी। यूं तो संसार में अनेक चेहरे नजर आते हैं, पर कोई कोई चेहरा चुपचाप अचानक हृदय में समा जाता है। ऐसा केवल रूप के कारण हो सो नहीं है। संभवतः इसमें कोई और ही गुण है। शायद वो गुण है निर्मलता। दृश्य कितना सुंदर बन पड़ा था। नदी का तीर, वृक्षों की छाया, पक्षियों का संगीत, प्रभात कालीन धूप और उस पर 20 वर्ष की अवस्था। ईंटों का ढेर वैसे तो उल्लेख योग्य नहीं है, किंतु उसके ऊपर जो बैठा था उसने शुष्क कठिन आसन कर भी एक मनोरम छटा बिखेरनी थी।
एक छोटा अरे मैं खिलाती अच्छा बेटा एक बात बता तूने विवाह के बारे में क्या विचार बनाया है तेरी जिद थी ना कि मैं बीए पास किए बिना विवाह नहीं करूंगा अरे अब तो बीए भी पास कर लिया है मैं खिलाती हूँ ये ले कितना दुबला हो गया तू अरे लड़की वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे कुछ नहीं कहेंगे लड़की वाले अब मैं पहले लड़की देखूंगा फिर विवाह तय होगा अरे तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लड़की मैंने देख ली है नहीं माँ ये लड़की देखे बिना मैं विवाह तो नहीं करूंगा अप्पू कैसी बात कर रहा है ऐसी अनहोनी बात ना हमने कभी देखी और ना सुनी माँ माँ अच्छा बाबा देख लेना लड़की ये मन अपने आप को बार बार ये कहकर परेशान क्यों कर रहा है मानो सवेरे की वो कीचड़ में फिसलने की घटना का किसी न किसी प्रकार से निवारण कर लेना ही उचित है हाँ लगता है लड़की ये नहीं जान पाई है कि मेरा नाम अपूर्व कृष्ण है मैंने बहुत विद्या प्राप्त की है मैं बहुत दिनों तक कलकत्ता में जाकर रहा भी हूं अब संयोग से पैर फिसलने के कारण अगर मैं वो कीचड़ में गिर भी गया तब भी मैं उपेक्षा करने योग्य कोई साधारण ग्रामीण युवक नहीं हूं ठीक है मैं कल ही लड़की देखने जाऊंगा दूसरे दिन अपूर्व कृष्ण राय ने बड़े ध्यान से सज धज की घर जाकर धोती कुर्ता बदलकर बढ़िया से कपड़ा पहनकर सर पर टोपी लगाए हाथ में छाता लिए और पाँव में वार्निश की हुई चप्पलें पहनकर वो प्रातःकाल घर से लड़की देखने निकल पड़ा होने वाले हुस्न के घर में पदार्पण करते ही महासमारोह समादर की धूम मच गई और अंत में यथा समय कंपित हृदय लड़की को झाड़ पहुंचकर रंगकर पन्नी में कपड़ा लपेटकर एक रंगीन साड़ी में उसे लपेटकर वर के सामने प्रस्तुत कर दिया गया कन्या का छोटा भाई राखाल घर में प्रवेश के लिए उद्यत इस नए व्यक्ति की पगड़ी सोने की घड़ी की चेन और नई नई कुत्ती मूंछों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने लगा पिताजी आप आप क्या पढ़ती हैं अच्छा क्या पढ़ती बताइए बताइए अरे बताओ ना
आप क्या पढ़ती हैं? हाँ, चारूपाठ ज्योतिबा वैद्यनाथ प्रथम भारतवर्ष का इतिहास और भूगोल। इसके बाद ये नीरव परीक्षा सभा और अधिक देर ना चल सकी। पिंडाकार कन्या को किसी प्रकार दीर्घाकार करके अंतःपुर में ले जाया गया। हैं? क्या हुआ बेटा? मेरी चप्पलें? चप्पलें? हाँ, वो वार्निश की हुई चप्पलें। अरे किसी ने चप्पलें देखी है? अरे वार्निश की हुई चप्पलें! बेटा चप्पलें तो कहीं मिल नहीं रही हैं। तुम एक काम करो, मेरी ये टूटी हुई चट्टियां ले जाओ। ये? हाँ ये। तपती धूप में जिस प्रकार कौतूहल प्रिय पथिक झुककर झरने के तल को देखता है, उसी प्रकार अपूर्व कृष्ण ने मृण्मयी के ऊपर उठे हुए मुख पर देखा। मानो बंधन को मुक्त करते हुए अपनी मुट्ठियां खोल दी। नृत्यमयी प्रकृति में नुपुर ध्वनि समान वो चंचल हास्य ध्वनि भरकर पूरे आकाश में गूंजने लगी और चिंतामग्न अपूर्व कृष्ण ने अत्यंत धीरे धीरे अपने घर में प्रवेश किया। लड़कियां देखा है। लड़कियां देखा है? अरे कितनी लड़की देखी है तूने? माँ वो हमारे पड़ोसी है ना, ईशान बाबू। कौन? वो ईशान मजूमदार? उनकी लड़की मृण्मयी मुझे बहुत पसंद है। अप्पू, कैसी बातें कर रहा है? इतना पढ़ने लिखने के बाद तुझे वो पगली पसंद आई? माँ मैं विवाह करूंगा तो केवल मृण्मयी के साथ ही। अब मैं बता देती हूँ, मैं तेरा विवाह हरगिज उस पगली से नहीं होने दूंगी। तुम्हारे दोनों इतना पढ़ा लिखा है, बड़ा क्या? अप्पू, मृण्मयी अभी बच्ची है। उसकी माँ उसे उपयुक्त शिक्षा देने में असमर्थ है। लेकिन विवाह के बाद मेरे हाथों में पड़ते ही वो एकदम सीधी हो जाएगी। हाँ लेकिन तुमने उसके बाल देखे? अरे ऐसा लगता है जैसे जगह जगह से चूहों ने कुतर दिए हैं। हाँ ये तो है।
बड़ी अपूर्व पसंद है अपने अपूर्व कृष्ण की। मैं कोई विवाह नहीं करने वाली। अच्छा फिर? मैं कोई विवाह नहीं करने वाली, सुना आप लोगों ने? किंतु फिर भी विवाह करना पड़ा। देखो बेटी, अब तुम कोई अबोध बच्ची नहीं रह गई हो, और इस घर में इस तरह की बेहयाई नहीं चलने वाली, समझी तुम? इस घर में इस तरह की बेहयाई नहीं चलने वाली, समझी तुम? यहाँ नहीं चलेगी तो कहीं और करनी पड़ेगी। मैं तो चली खेलने। माँ, माँ, वो मृणमयी अभी तो वो यही थी, तुम्हारे पास ही नहीं। नहीं माँ, मृणमयी, 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 नहीं, मृणमयी, इधर आओ, पीछे आओ, इधर आओ। तुमने मृणमयी को देखा कहीं पे? हाँ देखा कहाँ है। कहाँ? वो राधाकांत बाबू के टूटे हुए रथ में छुप के जा बैठी है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा तुम हमें वहां ले चलोगे? हाँ। चलो चलो लेके चलो। चलो चलो पहले तो ठीक है। चल, तुझसे कहा था ना, इस घर में इस तरह की बेहयाई नहीं चलने वाली, खबरदार तू बाहर क्या निकाला तूने? मृणमयी, अच्छा सुनो तो सही। ओहो, उठ के तो बैठो। क्यों? क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। क्यों? मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया है? तुमने मुझसे प्यार क्यों किया? अब इस अपराध की संतोषजनक कैफियत देना बहुत ही कठिन था कि मैंने इससे, जो भी हो, जैसे भी हो, इस उच्च श्रृंखल मन को वश में करना ही पड़ेगा। दूसरे ही दिन बहू में विद्रोही भावना के सारे लक्षण देखते हुए सास ने उसे कमरे में ले जाकर कीवाड़ बाहर से बंद कर दिए।
खोल दिया और हम लोग पीछे बगीचे में भाग चले। नहीं अरे देख तो लो, तुमसे मिलने कौन आया है? चलो बाहर खेलें। राखाल आया है। क्या तुम राखाल के साथ खेलने नहीं जाना चाहती हो? नहीं मृण्मयी, चलो। मृण्मयी, थोड़ा मनाओ, उठाओ। मृण्मयी, 2 दिन बाद मृण्मयी को पिता का पत्र मिला। अपनी प्राण प्रतिमा मृण्मयी के विवाह में उपस्थित न हो सकने के लिए दुख प्रकट करते हुए उन्होंने नव दंपति को हार्दिक आशीर्वाद भेजा। मुझे पिता के पास जाना है। तेरा बाप कहाँ रहता है? कोई ठिकाना नहीं। कहती है पिता के पास जाऊंगी। बाहरी दुनिया। बाबा मुझे यहाँ से ले चलो। यहाँ रहूंगी तो मैं बचूंगी नहीं। मुझे ले चलो। मुझे ले चलो। के पास कैसे जाना ये मैं नहीं जानती। मुझे तो सिर्फ इतना पता है, जहां से डाक ले जाने वाले रनर लोग दौड़ते हैं, वहां से पृथ्वी की हर दिशा में रास्ता जाता है। तो मैं वहीं से जाऊंगी। ए दादा, हाँ बोल। मुझे पिता के पास कुशीगंज जाना है। मुझे ले चलो। कुशीगंज कहाँ है? मैं नहीं जानता बिटिया। ए दादा, माजी काका, ओ माजी काका। कौन है वहां? अरे नीतू बिटिया, तुम यहाँ इस कौन है कैसे? मुझे बाबा के पास जाना है, कुशीगंज। बाबा के पास जाएगी कुशीगंज? हाँ ले चलेंगे, आजा मेरी माँ में बैठ जा। माँ, बहू को 2-4 दिनों के लिए उसके पिता के घर ले जाएंगे तो क्या परेशानी है? अप्पू, कैसी बात कर रहा है तू? ऐसा ना तो कभी हुआ है और ना कभी होगा।
मृण्मयी, हे मृण्मयी, अपने पिता के पास चलोगी? हाँ, चलूंगी। चलोगी? आओ, वहां देखो, वहां दूर घाट पर मैंने एक नाव तैयार कर रखी है। आओ, हम दोनों चुपचाप यहां से भाग चले। उस अंधेरी रात में निर्जन ग्राम पथ पर पहली बार स्वेच्छा और आत्मविश्वास से मृण्मयी ने अपने पति का हाथ थामा। उसके हृदय का आनंद उद्वेग उस कोमल स्पर्श द्वारा उसके पति की शिराओं में संचारित होने लगा और रात में ही नाव खोल दी। कैसी मुक्ति, कैसा आनंद। दोनों तरफ गांव, खेत, जंगल। वो नाव कहाँ जा रही है? वो नाव तो जा रही है। वो इसमें क्या भरा है? इसके अंदर तो वो भरा है वो ना। क्या है? वो इस प्रकार के अनेक प्रश्न जिनका उत्तर अपूर्व को अपने कॉलेज की किसी भी पुस्तक में नहीं मिला और ना ही कलकत्ता रहने में उसकी जानकारी में समा पाया था। अधिकांश उत्तरों में सत्य का मेल ही नहीं था। जैसे उसने तिल से भरी नाव को अलसी की बताया और वो 5 बेड़े को रायनगर कहा और वो मुंसिफ की अदालत को जमींदारी कचहरी कहने में तनिक भी संकोच का अनुभव नहीं किया, क्योंकि इससे मृण्मयी के संतोष को आघात नहीं पहुंचा था। और दूसरे ही दिन संध्या समय नाव कुशीगंज आ पहुंची। कुशीगंज। टीन की छत वाली छोटी सी कोठरी में मिट्टी के तेल की लालटेन जलाकर नंगे बदन स्टूल में बैठे हुए ईशान मजूमदार एक बड़े से बही खाते में हिसाब लिख रहे थे कि तभी नवदंपति ने कोठरी में प्रवेश किया। बाबा! कौन? अरे मीनू बेटी, तुम इधर कैसे? अरे जय बाबू, प्रणाम। खुश रहिए। आप दोनों अचानक यहाँ इस कोठरी में, यहाँ पर ना तो ठीक से रहने की व्यवस्था है और ना ही खाने पीने की उचित व्यवस्था है यहाँ पर। कोई बात नहीं बाबा, हम सब मिलजुल कर खाना बनाएंगे। अच्छा, मिलजुल कर? हाँ। घर में स्थान का अभाव था, लोक अभाव और अन्न का भी अभाव था, पर जैसे एक छोटे से छिद्र में से एक वेगवान फुव्वारा फूट निकलता है, वैसे ही दारिद्र के संकीर्ण मुख से आनंद रसधार फूट निकली। मान मनोबल हास परिहास में आनंद से 3 दिन बीत गए। 3 दिन। पिताजी, अब और दिन यहाँ ठहरना उचित ना होगा। कुछ दिन और रुक जाते तो? ना बेटा, जाएगा वो ठीक कह रहे हैं। देखो, तुम लोग इतने दिन रह लिए, मन तो नहीं भरता है, लेकिन फिर जाना पड़ेगा ना। वहां गांव में सब लोग तुम लोग की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। ठीक है, जाना ही चाहिए। ससुराल में उजाला करके लक्ष्मी बन के रहना। मेरी मीनू में कहीं कोई दोष न रहे। কত রব আমি অন্তের দিকে ছায়া
के घर लौट आने पर माँ अत्यंत गंभीर मुद्रा बनाए किसी से कोई बात नहीं की, किसी के व्यवहार के प्रति कोई दोषारोपण नहीं किया जिसे वो धोने की चेष्टा कर सकता। ये नीरव महाभियोग, निस्तब्ध मान, लोक भार की भांति घर के संपूर्ण कामकाज को अटल भाव से दबाए रहा। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ मेरा कॉलेज खुल गया है, आगे कानून की पढ़ाई करने के लिए मुझे कलकत्ता वापस जाना होगा। और बहू का क्या करोगे? बहू का क्या करना है माँ? वो यहीं पे रहे। ना बाबा, ये नहीं हो सकता। तुम उसे अपने संग कलकत्ता लेकर के जाओ। मैं उसको कलकत्ता? माँ मेरी बात तो समझो। माँ मृणमयी सुनो, देखो मेरा कॉलेज खुल गया है, आगे कानून की पढ़ाई करने के लिए क्या तुम्हारा मन नहीं करता है मेरे साथ कलकत्ता चलने के लिए? क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? अच्छा, तो राखाल को छोड़ के जाने में तुम्हारा मन उदास हो रहा है, क्या यही कारण है? हाँ। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अब मैं लंबे समय तक वापस नहीं आ पाऊंगा, हो सकता है 3-4 वर्ष लग जाएं। सुनो। हाँ बोलो। तुम जब लौटोगे तो राखाल के लिए 3 मुंह वाली रॉजर्स की छुरी ले आना, मुझे बहुत पसंद है। राखाल के लिए कितने मुंह वाली छुरी? एक बात सुन लो, सही सही बताओ मुझे अभी इसी वक्त, क्या तुम यहीं पे रहोगी? मैं माँ के घर चली जाऊंगी। ठीक है, जो मन में ऐसा करो। पर एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम मुझे चिट्ठी लिखकर घर आने को नहीं कहोगी ना, मैं घर वापस नहीं आऊंगा। अब खुश रहो। सुनो। सुनो ना। नहीं, सुनो तो। मत बोलो। नहीं, सुनो ना। नहीं मैंने नहीं। नहीं। उस रात आधी रात को अचानक चांद निकला और उसका प्रकाश उनके बिछौने पर पड़ने लगा, जिसकी रोशनी में अपूर्व मृणमयी को निहारने लगा। उसे लगा जैसे कोई राजकन्या है, जिसे अभी अभी कोई चांदी की छड़ी छुआकर मूर्छित करके चला गया है। एक बार सोने की छड़ी मिलते ही इस निद्रित आत्मा को फिर से जगाया जा सकता है और माला बदल किया जा सकता है। चांदी की छड़ी हास्य है और सोने की छड़ी अश्रुजल। मृणमयी, सुनो, मेरे कलकत्ता लौटने का समय हो गया है। आओ तुम्हें मैं तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूं। मेरी बात सुनो, मैंने बहुत बार तुम्हारी सहायता की है ना? तो क्या तुम मुझे उसका एक पुरस्कार दोगी? क्या? देखो, तुम मुझे अपनी इच्छा से प्रेम पूर्वक एक चुंबन दो।
एक दस्युओं के समान छीन कर लूट कर कुछ भी नहीं लेना चाहता था। वो तो एक देवता की तरह गौरव पूर्वक रहकर अपना पुरस्कार चाहता था। अपने हाथों आगे बढ़कर वो कुछ भी नहीं लेगा। चलो तो मैं तुम्हारी मां के घर छोड़ दूं। चलो। मां, मैंने बहुत सोच विचार करके देख लिया है। बहू को अपने साथ कलकत्ता ले जाने में मेरी पढ़ाई लिखाई में बाधा है, और फिर उसकी तो वहां कोई सहेली भी नहीं है। तुम तो उसे इस घर में ही रखना चाहती हो, इसलिए मैं उसे उसकी मां के घर छोड़ आया हूं। मां, मैं चलता हूं। मां,
मैं तब तक घर नहीं आऊंगा। अपूर्व ने एक सुनहरी किनारी वाला रंगीन कागज मृणमयी को दिया था। उसी को निकाल कर स्याही में उंगलियां सान कर टेढ़े मेढ़े अक्षरों में ऊबड़ खाबड़ पंक्तियों में ऊपर बिना किसी संबोधन के ये लिखा। तुम कैसे हो? मुझे चिट्ठी क्यों नहीं लिखते हो? देखो मुझे चिट्ठी जरूर भेजना और मैं तुम्हें और क्या लिखना था वो मृणमयी समझ न सकी, पर मनुष्य समाज में मन के भावों को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर व्यक्त करना होता है। शायद ये बात मृणमयी नहीं जानती थी, इसलिए थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने आगे ये लिखा। देखो घर पर सब अच्छे हैं, कुंती विशु भी अच्छे हैं, माँ भी अच्छे हैं। तुम्हें पता है कल हमारी काली गाय ने एक बछड़ा दिया है। और फिर उस चिट्ठी को लिफाफे में बंद करके अक्षर अक्षर में प्रेम डालकर उसने लिखा। श्री युक्त बाबू अपूर्व कृष्ण। अब प्रेम कितना भी उड़ेला हो, पर लिफाफे पर नाम के अतिरिक्त और भी कुछ लिखना आवश्यक होता है ना। पर यह बात शायद मृणमयी नहीं जानती थी। कहीं सास की या किसी अन्य की दृष्टि ना पड़ जाए, उस लज्जा से बचने के लिए उसने उस चिट्ठी को एक विश्वसनीय दासी के हाथों डाक में छुड़वा दिया। कहना व्यर्थ है, उस चिट्ठी का कोई परिणाम नहीं निकला। अपूर्व घर नहीं आया। छुट्टियां खत्म हो गई, अब तो घर नहीं आया। लगता है वो अब भी मुझसे नाराज है। वो चिट्ठी कितनी बचकानी थी, उसमें तो कुछ भी नहीं लिखा जा सका। उसमें तो मन का कोई भी भाव प्रकट नहीं किया गया। उसे पढ़कर तो मुझे और भी अबोध लड़की समझ रहे होंगे और मन ही मन मेरा तिरस्कार कर रहे होंगे। अरे सुन, क्या वो चिट्ठी तू डाक में डाल के आई थी? जी मालकिन, वो चिट्ठी तो मैंने कब की बस में डाल दी। अब तक तो वो मालिक को मिल भी नहीं होगी। अच्छा, बहू बहू, छुट्टियां तो कब की खत्म हो गई, लेकिन अभी अप्पू घर नहीं आया। लगता है वो अभी मुझसे नाराज है। सोच रही हूँ कलकत्ता जाके उससे मिल आऊं। तू साथ चलेगी? हाँ, चलूंगी। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। कलकत्ता जाऊंगी। प्राण प्यारी प्यारी मृणु, कोई उचित संबोधन सूझ ही नहीं रहा है। इधर कलकत्ता में अपूर्व अपना प्राण त्याग कर मृणमयी का कोई पत्र ना मिलने के कारण स्वयं एक पत्र लिखने के लिए बैठा था, पर कोई उचित संबोधन सूझ ही नहीं रहा था। वो तो एक ऐसा संबोधन ढूंढ रहा था जिससे प्रेम भी व्यक्त हो जाए और मान भी बना रहे। इसी बीच उसे अपने बहनोई का यह संदेश मिला। अरे माँ आई है, जल्दी घर चले आओ, रात में भोजन आदि नहीं करेंगे। बाकी समाचार सब अच्छे हैं। माँ, 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 माँ सब कुशल पूर्वक तो है? सब कुशल से है। तू छुट्टियों
छुट्टियों में घर नहीं आया, इसलिए तुझे देखने चली आई। माँ, इतना कष्ट करके आने की क्या आवश्यकता थी? आप तो जानते हो कानून की पढ़ाई। दादा, बहू को साथ नहीं लाए? बहू? हाँ, मैं साथ नहीं लाया। वो कानून की पढ़ाई लिखाई अरे छोड़िए, ये सब तो बहाना है कानून की पढ़ाई लिखाई। हमारे डर से लड़की को लाने की हिम्मत नहीं रही होगी इनकी, है? और नहीं तो क्या, इतने डरावने हो कि बच्ची देखकर डर जाएगी। मृण्मयी, मृण्मयी, अगर मृण्मयी चाहती जब माँ कलकत्ता आ रही थी, उनके साथ वो आ सकती थी। हो सकता है माँ ने प्रयत्न नहीं किया और लगता है कि कोई फल नहीं निकला। बारिश होने वाली है, आज रात यहीं पर रुक जाइए। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे वैसे भी जरूरी काम है। अरे रात में तुम्हें क्या जरूरी काम है? नहीं जाओगे तो तुम जवाब दे देंगे। रुक जाइए। चलो, थक गए होंगे, अंदर चल के सो जाओ। आइए माँ जी। अरे, बत्ती चली गई, दूसरी जला दूं? नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी सोते समय मैं बत्ती जली नहीं रखता। बहन के चले जाने के बाद अपूर्व बड़ी ही सावधानी से बिस्तर की तरफ बढ़ा। वो बिस्तर पर लेटने ही वाला था कि अचानक तुमने जब चिट्ठी लिखी, नहीं अच्छा, मैं माँ से पूछता हूँ। साथियों, थोड़ा सा वक्त हम आपको और चाहते हैं। मैं नाटक के निदेशक आदरणीय देवेंद्र राजमूर्ति जी से विनम्र निवेदन करता हूँ क्योंकि आप मंच पर हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं जो लगातार कई वर्षों से नाटक देखते आ रहे हैं, चाहे वो छात्र उपस्थिति हो या भारत रंग महोत्सव, हर नाटक देखते हैं।